नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कांग्रेस, कुर्सी और किले, ये कहानी कोई नहीं जानता, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कुछ सालों से इन्हीं सब चीजों से लगातार जूझती नजर आ रही है। हिमाचल के नतीजे आए तो कांग्रेस के लिए बाहर लाए, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के लिए थोड़ी मुसीबत भी लेकर आए। कांग्रेस को देवभूमि में सरकार बनने पर थोड़ा सस्पेंस लगातार लग रहा है, लेकिन अब सरकार बनी तो नया सस्पेंस आकर खड़ा भी हो गया। मुख्यमंत्री फेस आखिर कौन होगा, किसके हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी, जिसे लेकर पार्टी में घमासान चल रहा है। अपने 8 दिसंबर के बाद कांग्रेस के अंदर जिस तरह से घमासान चलता हुआ देखा, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम नेताओं की दावेदारी से पेच उलझ गया। दिल्ली से भेजी गई टीम भी सामने को अभी तक सुलझाने की कोशिश कर रही है। मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और सस्पेंस लगातार बरकरार है, ये कई चीजों को उकेर कर रख देता है, कई समस्याओं को उकेरता है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस के प्रभारी और साथ ही पार्टी के कद्दावर नेता राजीव शुक्ला अपनी तरफ से अंतिम कोशिश करने में लगे। इन सब से परे कोई पूर्व मुख्यमंत्री साथी वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ खड़ा दिख रहा है, तो कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम को मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि आलाकमान औपचारिक रूप से नाम की घोषणा कब करता है। लेकिन हम आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही अभी हिमाचल में जो अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में विधायक दल की बैठक चल रही है। तमाम आलाकमान वहां पहुंचे हुए हैं। नामों की पुष्टि पर लगातार बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि थोड़े ही देर में सीएम के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन इन सबसे परे बार 8 दिसंबर के बाद हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, डिबेट शो में भी, और उस दिन जितने भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने कहा कि आलाकमान फैसला लेगा, आलाकमान जो कहेगा वही पार्टी सुनेगी। तो आज आलाकमान क्या फैसला लेता है, सीएम पद के चेहरे कौन होंगे और कौन से चेहरे पर आलाकमान मुहर लगाती है, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। आज इसी पर हमारा डिबेट होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले हिमाचल में आजकल क्या चल रहा है, सुबह से किस तरह से राजनीतिक घमासान वहां खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कौन से नामों के आगे लगातार सस्पेंस बरकरार हो, और अभी कैसे वहां मीटिंग चल रही है। सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल का रिवाज जारी है, फिर से कांग्रेस आ रही है। अब कांग्रेस की बारी है और रिवाज भी जारी है। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कितने या मेरे साथ इतना, नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। हिमाचल प्रदेश भले ही ये छोटा सा राज्य क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पार्टियां राजनीति में कमी नहीं आने देती। और इस वक्त सूबे का सियासी पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पहले कांग्रेस पार्टी को राज्य में मुद्दों पे चुनाव हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पूरे देश में जहां मुद्दों पे चुनाव होगा, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषम परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है इस टाइम, अगर मुद्दों पे चुनाव हो जाए तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी सरकार बना पाएगी और कहीं भी जीत पाएगी। और चौथी बात ये देखिए प्रीति जी, आपने बोला कि 24 घंटे में डिसाइड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है 24 घंटे में। अभी सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, तो इसमें कोई बहुत देरी नहीं हुई है। जब हम उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए गए थे, इनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। जब गुजरात में पूरा कैबिनेट चेंज हो जाता है, मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, तब कोई सवाल नहीं उठाता। जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री अब एक सवाल हम जरा पूछ लें आपसे, मैं पूछ लेती हूँ, पूछ लीजिए सवाल। एक ही सवाल पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है। मुद्दों पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा,
तो क्या गुजरात में स्थानीय चुनाव के बिना चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी? एंटी इनकम्बेंसी क्या गुजरात में नहीं थी? क्या कांग्रेस वहां फायदा नहीं उठा सकती थी गुजरात में, या मान के चल रही थी कांग्रेस कि हमें गुजरात लड़ना ही नहीं है, हम तो सिर्फ हिमाचल के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है, जितना मुझे गुजरात की राजनीति का मालूम है, जितना पिछले अभी 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी घर घर काम कर रही थी, बहुत ज्यादा हवाई उसमें मोड में नहीं थी, रैलियों में नहीं थी। हाँ, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात यह है, मुद्दों की बात कर रही थी। क्या मोरबी पुल का जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं था? वहां से भाजपा जीती है, वहां से भाजपा जीती है। विनीत त्यागी, जो कांग्रेस के नेता, विनीत त्यागी जीती होगी भाजपा, लेकिन भाजपा जीती होगी, वो ईशान भाई, जनता का मैंडेट है। बोलिए। लेकिन क्या ईशान भाई, आपने कुछ वो गलत था। आपने कुछ बातें मुझसे कही हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मुद्दा नहीं मानती ईशान जी, पवन खेड़ा अगर जाके वहाँ पे बोलिए। ईशान जी, ईशान जी का कहना है कि परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, हार जीत ही होती है। हमने तो मना नहीं किया, हमने तो कोई सरकार बनाने का वहाँ दावा पेश नहीं किया, हमने शुभकामनाएं दी, हमने कहा कि आत्मचिंतन उसका भी करेंगे जो 0.9% का वो रहा। लेकिन इतनी हास्यास्पद बात मेरे भाई यहाँ कह रहे हैं, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस की बैटिंग की है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देश का हर चुनाव, ईशांत भाई आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी, आप भी सुनिए। देश का हर चुनाव, किसी भी राज्य का चुनाव हो, मुद्दों पर ही होता है। ये क्या बात हुई कि कांग्रेस अगर कहीं जीत गई गलती से, एक रेगिस्तान में कहीं 2-4 बूंदे कहीं से गिर गई, तो वो तो मुद्दों का हो गया चुनाव। और जहां गुजरात में अच्छा, डिबेट में 2 मेहमान डिबेट में थोड़ी देर में डिबेट में आएंगे, थोड़ी देर में। ठीक है, ईशान त्यागी, अच्छा सुन लीजिए, दो मेहमान और है, बस आप ही नहीं है मेहमान, 2 मेहमान और है, 2 मेहमान और है। डिबेट में थोड़ी देर में कूदेंगे, डिबेट में थोड़ी देर में कूदेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ सर्वेश्वर के पास चलेंगे, सर्वेश्वर जी के पास चलेंगे, सर्वेश्वर पाठक के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। उसके बाद योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर्वेश्वर जी, आपने 3 लोगों को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक को। ऐसे में भाजपा की बहुमत से जीत हुई है गुजरात में, आपको पता है, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरह से समय लग रहा है और लगातार एक मैसेज पोर्ट्रे हो रहा है हिमाचल की जनता के बीच कि शायद कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रहे, या प्लानिंग उनकी नहीं थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमारे पास एक वो चेहरा होना चाहिए, जीतने के साथ हम इसको प्रेजेंट करते कि ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा। सर्वेश्वर जी। प्रीति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस को ये पता नहीं था कि वो जीत जाएगी। अगर यह जीत आला कमान या प्रियंका गांधी के द्वारा हुआ होता और उनकी मेहनत का परिणाम होता, तो कांग्रेस पार्टी में ये जो पूरी जो द्वंद्व चल रहा है, मल युद्ध जो चल रहा है सीएम पोस्ट के लिए, यह नहीं होता। आला कमान की बात सुनते, लेकिन वहां पे आला कमान को कौन सुनता है, सब अपनी चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि मुद्दों पे चुनाव और ये वो, बीजेपी को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आखिर वो वहां हारे तो कैसे हारे। हाँ, वो अब दिख चुका है कि बीजेपी के जो निकल के गए थे बागी, उनकी वजह से बीजेपी हारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की। अब देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा था प्रियंका गांधी जी आई, ये हुआ वो हुआ। अगर प्रियंका गांधी जी के बातों का या उनके मान का इतना बात रहता तो ये रस्साकसी क्यों हो रही होती, ये द्वंद्व युद्ध क्यों हो रहा है। अभी देखिए, हर फ्रैक्शन जो 5 उम्मीदवार खड़े हैं सीएम पोस्ट के लिए, सबके पास अगर 5, 6, 7 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर 2 भी ग्रुप टूट जाता है तो फिर कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस में आला कमान को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। आला कमान की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए रस्साकसी चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश सोनी जी। क्या कांग्रेस के अंदर ये बातें चल रही हैं, क्या आला कमान की ज्यादा नहीं चलती और उस पर भी लगातार बहस बनी हुई है, इसीलिए समय लग रहा है? योगेश सोनी। किसी पार्टी में क्या कलह चल रही है क्या नहीं, इस बात को हम बहुत ज्यादा तयशुदा रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर मानते हैं
यदि कांग्रेस को संजीवनी मिली है, हाँ। यदि कोई गलती कर भी रहा है, कहीं से किस तरीके की बातें आ रही हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि वो उस आधार पे जीते या सामने वाला जो दल है वो ऐसे करा, ये चीजें मुझे लगता है सामने नहीं आनी चाहिए। जो कांग्रेस की स्थिति है पिछले दशक भर की राजनीति में हमने जो देखा वो एक संजीवनी के रूप में आज इनका चुनाव जीता काम करता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद यदि ये कलह जो है या ये कोई भी बात है, देखिए हम किसी बात को प्रमाणिकता के रूप में बोलते हैं, हम केवल अपनी सोच के आधार पे अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता बैठे, उनसे यही कहूंगा कि ये चीजें जो सामने आ रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। यदि आपको किसी चीज का कोई मौका मिला, पहली बात तो उसको जिए, उसकी खूबसूरती को लोगों को बताएं। यदि इन तरीके की कलहों को हम सामने लेके आएंगे तो इससे कांग्रेस में जो एक सकारात्मक वोटर्स जो जुड़ रहा है, जिसने ये प्रदर्शन भी करा है, हम एक एक बार हिमाचल को लेके नहीं जाते। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसी जवाब पे मैं अगला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक तो आप कहीं जीत नहीं रहे थे, लेकिन इसी बीच आपको कहीं मैंडेट मिला हिमाचल में जो कि संजीवनी की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसको आप कैच नहीं कर पा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही सवाल मैं सेम करना चाहूंगी। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के दीपक शर्मा, एकदम सही कह रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे थे, मुस्कुरा के मेरी बातों को, मेरे प्रश्नों को टालने की कोशिश कर रहे थे आप दीपक शर्मा जी। देखिए ऐसा है, हमने पहले भी आपसे कहा, आप दिख नहीं रहे, थोड़ा फ्रेम में आइए। आज के दिन भी कांग्रेस फ्रेम से गायब हो जाए, लाइमलाइट से गायब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। अब ठीक है, आप एकदम फ्रेम ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, एक भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस गलती से जीत गई। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा। मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश ने अपना फतवा 1 वर्ष पहले जब उपचुनाव हुए उन उपचुनावों में दे दिया था, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को 4-0 से हराया था और इनकी एक सीट के ऊपर विधानसभा में जमानत जब्त हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर प्रदेश है। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है। अरे प्रबुद्ध है तभी तो आप जीत गए। मैं तो मान रही हूँ कि प्रबुद्ध है, इसीलिए तो आप लोग जीत के आए हैं। सवाल जो ईशान माफ कीजिएगा योगेश जी पूछ रहे थे उसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं संजीवनी मिला, उसको कैच नहीं कर पा रहे, इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं देखिए, ये आप लोगों का भ्रम है। जब हमने, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे पास एक से एक सक्षम जो है वो नेता हैं, आपके सामने वो नाम आ जाएंगे। रही बात आप कह रहे हैं देरी हुई, बिल्कुल भी देरी नहीं है। इस चीज में एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत इसमें समय जो है विनीत त्यागी, क्या इसको स्ट्रैटेजी में कमी माने, क्योंकि आप खुद भाजपा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में कमी की बात नहीं कोई कमी नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बिखरी हुई है। आपने देखा होगा कैसे वहां जो केंद्र से ऑब्जर्वर गए उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। प्रतिभा जी ने कल ट्वीट भी किया था कि विधायक मिलकर चुनेंगे, ऑब्जर्व आलाकमान को बता देंगे कि क्या चुना है। ऑब्जर्वर जो गए वहां पे उनकी गाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेर ली, नारेबाजी की, आपस में भी कार्यकर्ताओं की वहां कवाह सुनी हुई है। सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीत ली हैं। तो अब दुविधा इस बात को लेकर है कि इस सरकार का कर्ता धर्ता कौन होगा। हिमाचल प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भी किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया और सीएम तय करने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया। ये मीडिया में चल रहा है, कहाँ भी जा रहा है, पूरी तरह से निराधार, गलत, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई इस तरह नहीं, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था। ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, अंदर कुछ नहीं, पूरी तरह से एकता है, पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हुई। सारे विधायकों ने एक सहमति से, एक स्वर से और जो है हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया, क्योंकि कोई विवाद है ही नहीं। हिमाचल की जीत से कांग्रेसियों में नया जोश का संचार हुआ है।
कांग्रेस नेता और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रियंका गांधी को जीत का बड़ा श्रेय दिया। उन्होंने कहा पर्यवेक्षक 1-2 दिन में हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अब राज्य में इस बात को लेकर सस्पेंस है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी सीएम पद की दौड़ में प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, मुकेश अग्निहोत्री के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है। जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और जब मैं युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी का हुक्म मानना मेरा दायित्व है। कांग्रेस के लिए सीएम पद का नाम चयन करना बहुत कठिन साबित हो रहा है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को सीएम पद के लिए कोई समर्थन नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता प्रतिभा सिंह के लगातार समर्थन में हैं और हो भी क्यों ना। 26 अप्रैल 2022 को कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और 6 महीने की इस जिम्मेदारी में प्रतिभा ने अपनी सियासी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। वहीं कुछ लोग सुखविंदर सिंह को सीएम बनाए जाने के पक्ष में हैं। आइए जानते हैं कौन है प्रतिभा सिंह। भूतपूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह। मंडी से लोकसभा सांसद है प्रतिभा सिंह। कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह का नाम आगे रखकर ही चुनाव लड़ा है। प्रतिभा सिंह ने नहीं लड़ा था विधानसभा चुनाव। हिमाचल में प्रतिभा सिंह ने जोरों शोरों से किया था प्रचार। प्रतिभा सिंह के साथ है कांग्रेस के कई विधायक। अब बताते हैं कि कौन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। 2022 में प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था। राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं सुक्खू। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से चौथी बार बने विधायक। ठाकुर समुदाय से हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की जनता ने पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए एक बार फिर से 5 साल बाद सरकार बदल दी है। राज्य में अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का शासन होगा और इस जीत में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल है। कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी आला कमान लेगा। देखना होगा कि बैठक में किसके नाम पर सहमति बनती है और किसके पक्ष में फैसला आता है। कौन सूबे की बागडोर को अपने हाथों में लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और थोड़ी ही देर में आप सब तक वो खबर पहुंच जाएगी जिसका हम सभी को इंतजार है। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, उस नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन उससे पहले इस डिबेट में अपने मेहमानों से आपको हम मिलवा देते हैं। विनीत त्यागी नेता भाजपा के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जसबीर सिंह। और जसबीर सिंह, लगातार आप इस खबर पर बने हुए हैं इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास? मीटिंग और कितनी देर चलेगी और कब तक हिमाचल के मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा उसके नाम पर स्टैंप लग जाएगा और हम सबको पता चलेगा, और कितना टाइम? देखिए, अगर बात करें मीटिंग तो लंबी चल सकती है क्योंकि सभी विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और विधायकों ने अपना प्रतिक्रिया भी दे दिया था कि जो भी फैसला आला कमान करेगी हमें वो मंजूर है। और अगर बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो लगभग ये तय हो चुका है कि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि प्रतिभा सिंह थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे रेस से बाहर हो गए। क्योंकि प्रतिभा सिंह जो अभी थोड़ी देर पहले उनका कहना है कि विधायकों में से ही जो सीएम होगा वो विधायकों में से ही बनेगा, और प्रतिभा सिंह विधायक नहीं है, वो एमपी है मंडी से। सो ये क्लियर हो गया और आला कमान ने ये भी क्लियर कर दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जितना भी यहाँ पे विधायक देखने को मिल रहे हैं उनके हाव भाव से यही लग रहा है, क्योंकि सभी
सुक्खू को बधाइयां दे रहे हैं। सो सिर्फ औपचारिकता रह गई है सुक्खू का ऐलान करने के लिए। लगभग ये तय कर लिया है इतना कांग्रेस समय ने क्यों कि लग रहा है? आने वाले समय क्या आपको ये आप वहां हैं, आपको पता होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम कैसे? इतना टाइम अभी बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा। समय यह है कि 2 दिन वीरभद्र ने बीत गए, पूरे 2 दिन 60 बीत साल गए। यहाँ पे राज किया है और पूरा परिवार ये चाहता है कि उनको, उनके परिवार को भी कोई बड़ी या डिप्टी सीएम या कुछ और बड़ा ओहदा दिया जाए। और कई ऐसे नाम जो है जो मंत्रिमंडल के लिए भी इन्होंने आज ही फाइनल शायद करने हैं, जिसकी वजह से हर कोई अपना अपना ये पक्ष रख रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। सभी विधायक तो क्या वीरभद्र सिंह के परिवार के, क्या वीरभद्र सिंह के परिवार के किसी सदस्य को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ये क्लियर नहीं किया, पर उनको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है क्योंकि उनका बेटा भी इस लाइन में था। पर प्रतिभा सिंह बहुत, कल ही प्रतिभा सिंह ने ये दावा किया था कि आने वाला सीएम मुझे बनाया जा सकता है, और जिसकी वजह से ये सारा कल नारेबाजी भी हुई है प्रतिभा सिंह के पक्ष में। उसके बाद दोनों पक्षों में आपस में थोड़ा सा कहासुनी भी हुई है, पर बाद में जो बड़े नेता यहाँ पे राजीव शुक्ला और 2 बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने आपस में दोनों को बैठकें कराई और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जुड़े रहिए हमारे साथ, मेहमानों के पास चलेंगे हमारे साथ। जसबीर जी आप बने रहिए, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा दीपक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपसे है। जैसा कि हमारे जो संवाददाता है वो लगातार बता रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार था, लेकिन प्रतिभा सिंह के नाम के आगे जो मोहर की आशंका थी वो कल ही रिमूव हो गई और पता चला कि वो उस रेस से बाहर है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां तक खबरें आ रही हैं कि शायद वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतना समय क्यों लग रहा है? यही फर्क भाजपा और कांग्रेस में है। देखिए ऐसा है, समय नहीं लग रहा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि आप मीडिया के लोगों को भी अधीर हैं आप लोग जल्दी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देखने के लिए। अभी 8 तारीख को मात्र जो है वो चुनावों की घोषणा हुई है, और कल हमने विधायकों के साथ जब बैठक करके हमारे जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने जो है वो सबकी राय ली है। आज फिर विधायकों की बैठक हो रही है, देरी नहीं हो रही है। आपको याद होगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 15-20 दिन लग गए थे, तो आप दोहराइएगा, हम लोग आपको तो ये परंपरा दोहराइएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये परंपरा है और हम दोहराएंगे, हम कॉपी कर लेंगे, ये कह रहे हैं आप? 24 घंटे 48 घंटे में दोहराइएगा, मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। दीपक शर्मा जी, तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो करेगी एक रिवाज, एक ट्रेंड को जन्म देगी, हम उसे फॉलो करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं उन्होंने इतना समय लगाया था, लेकिन हम आपको 24 घंटे 48 घंटे में अब जो है वो बता देंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बहुत जल्दी ये फैसला होने वाला है। ठीक है, आपको नहीं लगता जनता के बीच में बड़ा गलत मैसेज जा रहा है? क्योंकि उन्होंने आपको मैंडेट दिया है हिमाचल में, वो चाहते हैं कि आप सरकार बनाए, और उनको इस वक्त ये नहीं लग रहा होगा कि इतना समय मुख्यमंत्री पद के लिए, मतलब कुछ तो सोचा होगा ना पार्टी ने। प्लानिंग देखिए, पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो पहले प्लानिंग करती है, उसके बाद लड़ती है। उन्हें पता था 24 घंटा बहुत है सर, और हम लोग इंतजार कर रहे थे कब घोषणा करेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ विनीत त्यागी हैं, नेता हैं भाजपा के, आपका बहुत बहुत स्वागत। विनीत त्यागी जी, आप प्रभारी रहे हैं भाजपा के हिमाचल में। पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी, चूक कहाँ हुई? देखिए प्रीति जी, पिछले 5 वर्षों में हमने हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने बहुत काम किया, जयराम जी की सरकार ने काफ़ी काम किया। उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं, हाँ हमारी सीटें कम हैं और जनता जनार्दन है, उनका हमें जो भी फैसला है वो स्वीकार होता है, और पार्टी उसका आत्मचिंतन भी करेगी कि सीटें कम क्यों रही। लेकिन एक देखने वाली बात ये रही है कि 5 साल के काम के बाद भी, जैसा पिछले वर्षों में होता था, हमेशा 5 वर्षों में यहाँ सरकार बदलती है, और एक क्लियर मैंडेट के साथ जो वोट परसेंटेज है उसका जो अंतर रहता था वो 5-6% रहता था। लेकिन आप अगर इस बार देखेंगे तो भाजपा का वोट प्रतिशत 43% है, 43%, और वही कांग्रेस का 43.9, तो 1% से भी कम का अंतर हमारे वोट परसेंटेज में है। तो जनता ने हमें समर्थन और प्यार में कोई ऐसी कमी नहीं की है। फिर भी जो भी उसकी वजहें हैं,
जो भी कारण रहे हैं उसका पार्टी आत्मचिंतन करके उस पर काम करेगी। सवाल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मैं मानती भी हूँ, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो पोर्ट्रे हो गया है कि प्रधानमंत्री खुद कूदे मैदान में। कई बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश में रैली की, अमित शाह कई बार वहां गए, खुद जेपी नड्डा वहां कूदे हुए थे, उसके बाद भी उस पूरे मैदान को भाजपा जीत नहीं पाई। और ये तभी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जब लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से ना हो। प्रीति जी देखिए, चुनाव केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं था, चुनाव गुजरात में भी था। गुजरात में भी हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार किया है और गुजरात के नतीजे आपने देखे हैं। गुजरात के नतीजे आपने देखे कि किस तरह से 27 साल तक हमारी सरकार होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होने की जगह प्रो इनकम्बेंसी थी, और पहले से भी ज़्यादा पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुजरात का हमें मैंडेट जनता ने दिया है। 52% हमें वोट दिए, 156 सीट दी हैं, जो कभी इससे पहले गुजरात के इतिहास में किसी को नहीं मिली। और किस तरह से कांग्रेस को पूरे तरीके से नकारने का काम गुजरात ने किया है। 27 साल हम वहाँ रहे हैं। हिमाचल में तो फिर भी आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो 43% हमें वोट शेयर मिला है, 43.9 केवल कांग्रेस का है, एक छोटा अंतर है। हाँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी छोटी है, विधानसभाएं, और कुछ 200-400 वोट के अंतर से ही सीटें इधर उधर हो जाती हैं। उसकी वजह से आज कांग्रेस के पास नंबर है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको उसके लिए शुभकामनाएं। और हिमाचल के लिए हम यही कहेंगे कि जनता ने हमें पूरा भरपूर सहयोग दिया है और हमेशा हम हिमाचल के लिए काम करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। ठीक है, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, एक बार ईशान त्यागी के पास चलेंगे। ईशान त्यागी, इतनी लंबी देरी, कांग्रेस में लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग, कल शाम को भी मीटिंग चल रही थी, अभी भी लगातार मीटिंग चल रही है। कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में नाम की घोषणा होगी, बस कुछ ही देर में नाम की घोषणा होगी, बस थोड़ी ही देर में नाम की घोषणा होगी। अब हम भी इंतजार करते करते थक गए हैं कि नाम की घोषणा कब होगी। क्या लग रहा है आपको? घमासान बहुत ज्यादा है। और इधर देखिए, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं दीपक शर्मा जी मुस्कुराए जा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रही है। हाँ। ये प्रोसेस जो है, हाँ। अगर आप इस प्रोसेस को समझे, हाँ। तो इस प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन आप मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें खुशी हो रही है कि मीडिया भी बहुत अधीर है हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल, आप लोगों को तो बड़ी शिकायत रहती है, आप लोगों को तो शिकायत रहती है मीडिया वालों से कि हमारे ऊपर नजर ही नहीं डालते मीडिया वाले, और आज जब 24 घंटे कैमरा गड़ा दिया आपके ऊपर तो भी परेशानी है। चलिए ईशान जी। प्रीति जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं अभी विनीत भाई कुछ बोल रहे थे त्यागी जी, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बोलना चाहूंगा। देखिए, मार्जिन छोटा हो बड़ा हो, 1% का हो, 0.1% का हो, 0.2% का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार होती है, और जहां पर आपके पास वोट होती है, जहां पे आपके पास सीट होती है, तो सरकार बनती है। और इसके लिए कांग्रेस को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ये कि हिमाचल में 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं इस टाइम। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात, एक कलेक्टिव लीडरशिप के अंडर चुनाव लड़ा गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार बना रही है, उन्होंने ये चुनाव जीता। पहली बात तो, जो कि भाजपा में नहीं हुआ, वहां पे सब अलग अलग धड़ थे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल को हार गई। पहली बात तो ये है, वो उससे एंटी इनकम्बेंसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि प्रियंका गांधी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, आप उसके बाद रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी के लीडरशिप में ये चुनाव हुआ, और इस बात से उनकी जो लीडरशिप है वो कांग्रेस पार्टी में स्थापित हो जाएगी कि प्रियंका गांधी जी जो है एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, ये कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक उनकी लीडरशिप और उनकी जो इलेक्शन विनिंग एबिलिटी है वो इससे स्थापित होती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, मुद्दों पर चुनाव हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पूरे देश में जहां जहां मुद्दों पे चुनाव होगा, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषम परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है इस टाइम, अगर मुद्दों पे चुनाव हो जाए तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी सरकार बना पाएगी और कहीं भी जीत पाएगी। और चौथी बात ये देखिए प्रीति जी, आपने बोला कि 24 घंटे में डिसाइड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है 24 घंटे में, अभी सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, तो इसमें कोई बहुत देरी नहीं हुई है। जब हम उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए गए थे, इनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। जब गुजरात का पूरा कैबिनेट चेंज हो जाता है, मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, तब कोई सवाल नहीं उठाता। जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री अब एक सवाल हम जरा पूछ लें आपसे, मैं पूछ लेती हूँ, पूछ लीजिए सवाल, एक ही सवाल पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है? मुद्दों पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, तो क्या गुजरात में स्थानीय चुनाव के बिना
चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी क्या गुजरात में नहीं थी? क्या कांग्रेस वहां फायदा नहीं उठा सकती थी गुजरात में, या मान के चल रही थी कांग्रेस कि हमें गुजरात लड़ना ही नहीं है, हम तो सिर्फ हिमाचल के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है, जितना मुझे गुजरात की राजनीति का मालूम है, जितना पिछले अभी 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी घर घर काम कर रही थी, बहुत ज्यादा हवाई उसमें मोड में नहीं थी, रैलियों में नहीं थी। हाँ, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात यह है, मुद्दों की बात कर रही थी। क्या मोरबी पुल का जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं था? वहां से भाजपा जीती है, वहां से भाजपा जीती है। विनीत त्यागी, जो कांग्रेस के नेता, विनीत त्यागी जीती होगी भाजपा, लेकिन भाजपा जीती होगी, वो ईशान भाई, जनता का मैंडेट है। बोलिए। ईशान भाई, आपने कुछ वो गलत था। आपने कुछ बातें मुझसे कही हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मुद्दा नहीं मानती ईशान जी, पवन खेड़ा अगर जाके वहाँ पे बोलिए। ईशान जी का कहना है कि परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, हार जीत ही होती है। हमने तो मना नहीं किया, हमने तो कोई सरकार बनाने का वहाँ दावा पेश नहीं किया, हमने शुभकामनाएं दी, हमने कहा कि आत्मचिंतन उसका भी करेंगे जो 0.9% का वो रहा। लेकिन इतनी हास्यास्पद बात मेरे भाई यहाँ कह रहे हैं, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस की बैटिंग की है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देश का हर चुनाव, ईशांत भाई आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी, आप भी सुनिए। देश का हर चुनाव, किसी भी राज्य का चुनाव हो, मुद्दों पर ही होता है। ये क्या बात हुई कि कांग्रेस अगर कहीं जीत गई गलती से, एक रेगिस्तान में कहीं 2-4 बूंदे कहीं से गिर गई, तो वो तो मुद्दों का हो गया चुनाव। और जहां गुजरात में अच्छा, डिबेट में 2 मेहमान डिबेट में थोड़ी देर में डिबेट में आएंगे, थोड़ी देर में। ठीक है, ईशान त्यागी, अच्छा सुन लीजिए, दो मेहमान और है, बस आप ही नहीं है मेहमान, 2 मेहमान और है, 2 मेहमान और है। डिबेट में थोड़ी देर में कूदेंगे, डिबेट में थोड़ी देर में कूदेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ सर्वेश्वर के पास चलेंगे, सर्वेश्वर जी के पास चलेंगे, सर्वेश्वर पाठक के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। उसके बाद योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर्वेश्वर जी, आपने 3 लोगों को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक को। ऐसे में भाजपा की बहुमत से जीत हुई है गुजरात में, आपको पता है, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरह से समय लग रहा है और लगातार एक मैसेज पोर्ट्रे हो रहा है हिमाचल की जनता के बीच कि शायद कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रहे, या प्लानिंग उनकी नहीं थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमारे पास एक वो चेहरा होना चाहिए, जीतने के साथ हम इसको प्रेजेंट करते कि ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा। सर्वेश्वर जी। प्रीति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस को ये पता नहीं था कि वो जीत जाएगी। अगर यह जीत आला कमान या प्रियंका गांधी के द्वारा हुआ होता और उनकी मेहनत का परिणाम होता, तो कांग्रेस पार्टी में ये जो पूरी जो द्वंद्व चल रहा है, मल युद्ध जो चल रहा है सीएम पोस्ट के लिए, यह नहीं होता। आला कमान की बात सुनते, लेकिन वहां पे आला कमान को कौन सुनता है, सब अपनी चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि मुद्दों पे चुनाव और ये वो, बीजेपी को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आखिर वो वहां हारे तो कैसे हारे। हाँ, वो अब दिख चुका है कि बीजेपी के जो निकल के गए थे बागी, उनकी वजह से बीजेपी हारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की। अब देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा था प्रियंका गांधी जी आई, ये हुआ वो हुआ। अगर प्रियंका गांधी जी के बातों का या उनके मान का इतना बात रहता तो ये रस्साकसी क्यों हो रही होती, ये द्वंद्व युद्ध क्यों हो रहा है। अभी देखिए, हर फ्रैक्शन जो 5 उम्मीदवार खड़े हैं सीएम पोस्ट के लिए, सबके पास अगर 5, 6, 7 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर 2 भी ग्रुप टूट जाता है तो फिर कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस में आला कमान को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। आला कमान की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए रस्साकसी चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश सोनी जी। क्या कांग्रेस के अंदर ये बातें चल रही हैं, क्या आला कमान की ज्यादा नहीं चलती और उस पर भी लगातार बहस बनी हुई है, इसीलिए समय लग रहा है? योगेश सोनी। किसी पार्टी में क्या कलह चल रही है क्या नहीं, इस बात को हम बहुत ज्यादा तयशुदा रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर मानते हैं, यदि कांग्रेस को संजीवनी मिली है, हाँ। यदि कोई गलती कर भी रहा है, कहीं से किस तरीके की बातें आ रही हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि वो उस
आधार पे जीते या सामने वाला जो दल है वो ऐसे करा, ये चीजें मुझे लगता है सामने नहीं आनी चाहिए। जो कांग्रेस की स्थिति है पिछले दशक भर की राजनीति में हमने जो देखा वो एक संजीवनी के रूप में आज इनका चुनाव जीता काम करता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद यदि ये कलह जो है या ये कोई भी बात है, देखिए हम किसी बात को प्रामाणिकता के रूप में बोलते हैं, हम केवल अपनी सोच के आधार पे अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता बैठे उनसे यही कहूंगा कि ये चीजें जो सामने आ रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। यदि आपको किसी चीज का कोई मौका मिला, पहली बात तो उसको जिए, उसकी खूबसूरती को लोगों को बताएं। यदि इन तरीके की कलहों को हम सामने लेके आएंगे तो इससे कांग्रेस में जो एक सकारात्मक वोटर्स जो जुड़ रहा है, इसलिए ये प्रदर्शन भी करा है, हम एक एक बार हिमाचल को लेके नहीं जाते। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसी जवाब पे मैं अगला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन रुकना पड़ेगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा, देखना न भूले हमारे ये प्राइम टाइम डिबेट, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है और थोड़े ही देर में हिमाचल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी अनाउंस हो जाएगा। प्राइम टाइम डिबेट में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक तो आप कहीं जीत नहीं रहे थे, लेकिन इसी बीच आपको कहीं मैंडेट मिला हिमाचल में जो कि संजीवनी की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसको आप कैच नहीं कर पा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही सवाल मैं सेम करना चाहूंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के दीपक शर्मा, एकदम सही कह रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे थे, मुस्कुरा के मेरी बातों को, मेरे प्रश्नों को टालने की कोशिश कर रहे थे आप दीपक शर्मा जी। देखिए ऐसा है, हमने पहले भी आपसे कहा, आप दिख नहीं रहे, थोड़ा फ्रेम में आइए। आज के दिन भी कांग्रेस फ्रेम से गायब हो जाए, लाइमलाइट से गायब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। अब ठीक है, आप एकदम फ्रेम ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, एक भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस गलती से जीत गई। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा। मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश ने अपना फतवा 1 वर्ष पहले जब उपचुनाव हुए उन उपचुनावों में दे दिया था, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को 4-0 से हराया था और इनकी एक सीट के ऊपर विधानसभा में जमानत जब्त हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर प्रदेश है। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है। अरे प्रबुद्ध है तभी तो आप जीत गए। मैं तो मान रही हूँ कि प्रबुद्ध है, इसीलिए तो आप लोग जीत के आए हैं। सवाल जो ईशान माफ कीजिएगा योगेश जी पूछ रहे थे उसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं संजीवनी मिला, उसको कैच नहीं कर पा रहे, इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं देखिए, ये आप लोगों का भ्रम है। जब हमने, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे पास एक से एक सक्षम जो है वो नेता हैं, आपके सामने वो नाम आ जाएंगे। रही बात आप कह रहे हैं देरी हुई, बिल्कुल भी देरी नहीं है। इस चीज में एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत इसमें समय जो है विनीत त्यागी, क्या इसको स्ट्रैटेजी में कमी माने, क्योंकि आप खुद भाजपा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में कमी की बात नहीं है। कमी नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बिखरी हुई है। आपने देखा होगा कैसे वहां जो केंद्र से ऑब्जर्वर गए उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। प्रतिभा जी ने कल ट्वीट भी किया था कि विधायक मिलकर चुनेंगे, ऑब्जर्व आलाकमान को बता देंगे कि क्या चुना है। ऑब्जर्वर जो गए वहां पे उनकी गाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेर ली, नारेबाजी की। आपस में भी कार्यकर्ताओं की वहां कवाह सुनी हुई है। अलग अलग सीएम के दावेदार खुद को मानते हैं। तो कितना बिखराव वहां कांग्रेस में अभी है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस अब ज्यादा दुखी है, उन्हें ज्यादा परेशानी अब हो गई है कि सरकार बनाने की स्थिति में आके उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से संभालें इस चीज को, इस परिस्थिति को, क्योंकि इस परिस्थिति ईशान, क्या कांग्रेस अब ज्यादा दुखी है? क्या कांग्रेस अब ज्यादा दुखी है? विनीत त्यागी कह रहे हैं कि सरकार जब तक मैंडेट नहीं मिला था तब तक ठीक थे, मैंडेट मिलने के बाद कांग्रेस ज्यादा दुखी है। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे कैसे उन्होंने गाड़ियों को घेर लिया और नारे लगाने लग गए। ईशान देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हार की खींच है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। अदरवाइज आप जिस बात को कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिसको आप कह रहे हैं कि कहा सुनी नहीं हुई, वो उनका जोश था। उस जोशो खरोश में
उत्साहित होकर, और उनका हक है ये उत्साहित होना, जोश था। क्योंकि 5 वर्ष इतना जोश कि अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही आप बोलने लगे, इतना जोश कि अपने केंद्र से आए ऑब्जर्वर की गाड़ी को आप घेर लें, इतना जोश। अरे मेरा नहीं है, ये आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है। उन्होंने वहां पर जाकर ये बताया कार्यकर्ताओं ने। अच्छा आप बता दीजिए दीपक जी, वो कांग्रेस सरकार। अच्छा आप बता दीजिए, लग रहा है कि जो मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग के अंदर के जो लोग हैं उनसे आप संपर्क में हैं, इतने कॉन्फिडेंट है कि लग रहा है कि संपर्क साध रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कौन होगा चेहरा, आप बता दीजिए, आप बताइए। आप 48 घंटे रुकिए, आपके सामने चेहरा होगा। और 48 घंटे रुके, होगा। 48 घंटे रुकने के बाद पहुंच गया, पता चला थोड़े देर में अनाउंसमेंट करेंगे। आप कह रहे हैं 48 घंटा और रुकिए। अरे जब मैं कह रहा हूँ जब शपथ लेंगे आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल बात भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी। दीपक जी को भरोसा नहीं है कि मीटिंग में फैसला हो पाएगा, इसलिए 48 घंटे मांग रहे हैं। मतलब और 48 घंटे मांग रहे हैं आप योगेश जी, और 48 घंटे मांग रहे हैं। दीपक शर्मा कह रहे हैं और 48 घंटे रुकिए। 48 घंटे में देखिए संरचना के डेट पता लग जाएगी। योगेश जी जी देखिए, कांग्रेस संरचना के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रही है, और मुझे अतिशक्ति इस बात की है कि अगर इतने बड़े पर्दे के बाद, इसका मतलब ये बात तो तय होती है कि आत्मविश्वास जो कमजोर है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत इससे पहले, हालांकि सीएम के चेहरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बीजेपी में भी होता है, हमने उत्तराखंड में तमाम स्टेट में देखा, लेकिन बावजूद इसके कि अगर कोई पॉलिसी नहीं है, और बगावती सुर जो बाहर सामने आया, ये किसी के लिए नुकसानदायक नहीं, लेकिन हाँ शीर्ष नेतृत्व के लिए और पार्टी के लिए और उस वोटर के लिए जिन्हें भरोसा करके वोट दिया, उसके लिए कहीं ना कहीं ये बेईमानी सिद्ध होगी। क्योंकि आंतरिक रूप से सुचारू रूप से संचालित करने वाले वो योद्धा यदि क्रमबद्ध तरीके से अपना निवारण नहीं कर पा रहे, तो ये पार्टी के लिए एक हानि की बात है, और ये कमजोरी साफ दर्श रही है कि इस तरीके की जो शैली है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण चेतावनी उन लोगों को भी देती है जो हृदय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए रहे हैं, और जो हृदय से कांग्रेस के साथ काम करते आ रहे हैं। ईशान त्यागी के पास आवाज नहीं जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ा समझने की जरूरत है। प्रीति जी आवाज आ रही है, योगेश जी थोड़ा सा अपनी बात तब अपनी बात रखें, क्योंकि बोलिए इस तरह की डिबेट नहीं करते। देखिए विनीत भाई, मैं दो बातों पर तो अकेले डिबेट करते हैं आप? ईशान जी अपने आप से डिबेट कर लेते हैं आप? किससे डिबेट करते हैं? अपने आप से डिबेट मैं डिबेट करता हूँ, लेकिन ओछे पने की डिबेट नहीं करूंगा मैं। इसका मतलब वो ये बोलना चाहूँ, काउंटर करने को कह रही हूँ। मेरी बात काउंटर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए मेरी बात। विनीत जी ने अभी कितनी हास्यास्पद बात बोली कि कांग्रेस में धड़े थे, कांग्रेस अलग अलग बिखरी हुई थी, तो जाके चुनाव जीत गई। देखिए तब बिखरी हुई थी, तब भी जाके चुनाव जीत गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बिखरी हुई थी कि अनुराग ठाकुर जी को ऐसे करके आंसू बहाने पड़ गए वहां पर अपनी एक चुनावी रैली में, अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाकर। दूसरी बात यहाँ पे, चलिए छोड़िए वो सब, इनका अपना आंतरिक मुद्दा है। अब ये तो एक बात बताइए, ऐसी क्या जल्दी है? मुझे बताइए ना। आप योगेश भाई इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने सालों से वो मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसी क्या जल्दी है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, मेरे को पता है योगेश भाई कि देवेंद्र फडणवीस कितने दिनों में जाके चीफ मिनिस्टर बने थे। जब उत्तर प्रदेश में 2017 ईशान भाई, मैंने ये बात व्यक्तिगत के तौर पे कांग्रेस की बीजेपी के लिए भी कहा, तब योगी आदित्यनाथ जिनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, सब बोल रहे थे केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो योगी मैं इसका उत्तर दूंगा। बोलिए प्रीति जी, निशांत भाई मैं इसका उत्तर ये देना चाहता हूँ, मैंने सीएम के चेहरे को ना लेके जो आंतरिक जो कलह है, मैं सिर्फ उस पर चर्चा कर रहा हूँ जो कलह चल रहा है। जो प्रतिभा सिंह को ये बात कहनी पड़ी कि ये वीरभद्र सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, जनता ने उनको वोट दिया, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूँ। जीएम का चेहरा कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक भी तय नहीं करती, इस बात से कोई मेरा सरोकार नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ आइए, अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे जो चेहरों पे वोट लगाने वाली बात थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का सबब था, अन्यथा सीएम का चेहरा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, योगेश जी थोड़ा शांत हो जाइए, सर्वेश्वर जी जवाब देंगे। देखिए प्रीति जी, यहाँ पे हो रही है कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। देखिए बीजेपी पूरी कैबिनेट चेंज कर देती है, उत्तराखंड में 3-3 चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कहीं कोई चू नहीं आता है, और वहां पे वो सरकार जीत के, और अगर सरकार बनाती है, जीत के चुनाव सरकार बनाती है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने ऐसी क्या कमी है? अगर देख लीजिए प्रीति जी, 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी कांग्रेस चले,
कोई दो बड़े नेताओं को इस फॉर्मूले पे राजी करे, तो वो इसलिए नहीं राजी होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजा टीएस देव सिंह का जो हाल है और राजस्थान में जो हाल है, उसके कारण ये लोग मानने वाले ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार आला कमान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। बीजेपी तो इतनी है कि भैया अपना कैबिनेट चेंज कर देती है, लेकिन वहां वो चुनाव जीत जाती है। कांग्रेस में तो यहाँ मतभेद है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही पूरी मीडिया में ये नहीं है, आपके कहने से कोई। अच्छा, दीपक शर्मा कह रहे हैं कि दीपक शर्मा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो अभी कांग्रेस में जो हो रहा है क्या वो लोकतंत्र, कांग्रेस में क्या वो परिचय है? क्या प्रीति जी, क्या वो परिचय दे रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है? एक सेकंड, क्या वो परिचय दे रही है कांग्रेस की सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस अभी जो चल रहा है? देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा हमने बाहर भी दी है, अपने आंतरिक पार्टी संगठन में भी दी है। ये कह रहे हैं कोई छू नहीं कर सकता, वो जो है वो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र में अगर शशि थरूर आपके चुनाव में खड़े हुए तो आपने उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। ये भी तो लोकतंत्र की ही बात है ना। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर खड़े हुए तो आपने स्टार प्रचारक की लिस्ट से एक सेकंड, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, बस भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। देखिए प्रीति जी, भाजपा के प्रवक्ता के सुन लेते हैं ना। भाजपा, थोड़ा सुनने का भी भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है कि नहीं है, सुन लेते हैं। लेकिन लॉजिकल डिबेट करेंगे इस तरह की मुद्दों पे। बताइए विनीत जी बताइए। जो अभी अनुराग जी के बारे में आपने बोला बहुत लॉजिकल था, ऐसे ही जवाब आपको मिलेंगे भी। मैं उसी तर्ज पे एक जवाब देना चाहता हूं। मुझसे कांग्रेस के मित्र से मेरी बात हुई, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मैंने उनसे पूछा क्या कारण रहा भाई कांग्रेस जीती, आपको क्या लगता है, आपका क्या आंकलन है? वो कह रहे हैं सबसे बड़ा कारण ये रहा कि राहुल गांधी जी हिमाचल प्रदेश नहीं गए, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश जीत गए। कांग्रेस का ये आंकलन है, भारतीय जनता पार्टी अपना चिंतन करके बताएगी। दूसरा, जहां पार्टी के अंदर के लोकतंत्र की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं वो अंदर बैठकर होते हैं, वो सड़कों पर नहीं होते। अच्छा, सुन भी लीजिए, बहुत देर से विनीत सुन रहे थे, बहुत शांत से सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सारे निर्णय आप सड़कों पर होते देखेंगे। आप राजस्थान को लीजिए, कैसे सचिन पायलट और गहलोत को आपने सड़कों पर लड़ते देखा है। कैसे गहलोत जी कहते थे कि 1 साल से डिप्टी सीएम थे, बात भी उनकी नहीं हुई है। वही आप हिमाचल में देख रहे हैं, सड़कों पर ऑब्जर्वर की गाड़ियां सड़कों पर घेरी जा रही हैं। कौन सा लोकतंत्र है ये? किस तरह का लोकतंत्र है? आलाकमान कह रहा है कि ऑब्जर्वर जा रहा है, विधायकों से बात करेगा और एक आपसी सहमति से सीएम बनाएंगे। प्रतिभा जी ट्वीट कर रही हैं कि हम जो विधायक हैं वो चुन के और आलाकमान को बता देंगे कि सीएम कौन है। इस तरह का लोकतंत्र, हम सड़कों पर अपने फैसले नहीं करते कांग्रेस की तरह। ईशान त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ईशान त्यागी आती हूँ आपके पास। ईशान त्यागी बोलिए। प्रीति जी देखिए, अभी इन्होंने राहुल गांधी जी की बात करी विनीत भाई ने। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल न्यूनतम वर्ग के मुद्दा कोई नहीं उठा रहे असर है। एक मिनट सुन लीजिए, आपको नहीं पता है, आप अगर आप टीवी नहीं देखते तो देखिए करें भारत जोड़ो यात्रा का। हाँ ईशान भाई, आपको ज्यादा पता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का एक ही फायदा है कि राहुल गांधी जी को भारत को जानने का मौका मिल रहा है, जो वो जानते ही नहीं है। वो भारत के ना अस्तित्व को जानते हैं, ना भारत की आत्मा को पहचानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो भारत को एक पहचानने का उन्हें मौका मिल रहा है। अच्छा है, करना चाहिए। इस तरह की डिबेट मत करिए, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने राजस्थान की बात करी। राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों दलों ने यह बोला कि हाँ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। दोनों ही, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, राहुल गांधी जी के साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। को गद्दार बोलता है और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को पूरे मीडिया में गद्दार बोला है। इस पे क्या बोलेंगे आप? दोनों हाथ बांध के और एकजुट होकर चल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने उनके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया। और निकम्मा लड़का भी, आप क्या कहेंगे? निकम्मा लड़का भी बोला। मनभेद दोनों में नहीं है, मनभेद नहीं है तो गद्दार जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को गद्दार बोलता है, तो इससे बड़ी मनभेद और मतभेद क्या होगा, जरा बताइए। दोनों ही नेता हमारे एसेट्स है राजस्थान में, और जब चुनाव होंगे, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके नेता कैसे हो गए? ठीक है विनीत त्यागी ठीक है विनीत त्यागी। देखिए ईशान जी, आपको बहुत समय दीजिए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाँ। आपको एक न्यूट्रल पक्ष रखना चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे नेताओं में वो नहीं है, आपके कैसे नेता हो गए भाई गहलोत जी और सचिन पायलट जी, और आप उनके मनभेद को उनसे भी ज्यादा जानते हैं।
गहलोत जी कहते हैं कि वो एक निकम्मा लड़का है, एक निकम्मा लड़का है, गद्दार है, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग वो पायलट जी के लिए करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं प्यार बहुत करते हैं पायलट जी से, वो ईशान जी को पता है, लेकिन गहलोत जी कुछ और कहते हैं। और किस तरह फोटो देखिए, ईशान जी उसको छोड़िए, आप कह रहे हैं कि याद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उसके बाद क्या बोले थे जब ये गहलोत जी से मिलने गए थे क्राइसिस मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है गुस्से में थे वहाँ पे, याद है कि नहीं ईशान जी? ठीक है, प्रवक्ता दीपक शर्मा के पास मैं चलूंगी। सर, आप तो नाम बता नहीं रहे, कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन मैं दो आपको ऑप्शन देना चाहूंगी, एक मुकेश अग्निहोत्री, दूसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप हिंट कर दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। देखिए मैं आपसे आप जीत, देखिए आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आप हिंट भी कर सकते हैं और इस मंच से हिंट करके आप बता सकते हैं। बताइए मत, हिंट कर दीजिए, छोड़िए। देखिए जो आपने नाम लिए, निसंदेह ये दोनों प्रदेश के जो है वो हमारे वरिष्ठ नेता है। मुकेश अग्निहोत्री जी जो है वो 5वीं बार जीत कर गए हैं, सुक्खू जी 4थी बार जीत कर गए हैं। दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता है, सक्षम है, और भी नेता है हमारे पास सक्षम नेता। और इन दोनों नेताओं ने जो है वो जी जान से कांग्रेस को पिछले 5 सालों में जो है वो आगे बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे नेता कौन होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, आपको बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। दीपक जी एक छोटा सा सवाल है, आप भाजपा के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, छोटा सा सवाल है दीपक भाई, आप डिप्टी सीएम 1 बनाने वाले हैं, 2 बनाने वाले हैं? देखिए ये जैसे हमें अच्छा लगेगा वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल का कंपैरिजन करना बड़ा हास्यास्पद होगा मेरे भाई। अरे तो क्या हिमाचल प्रदेश 70 लाख की पॉपुलेशन का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश 24 करोड़, जो कि देश के 5-6 यूनिवर्स के 5-6 देश से बड़े। बेचारे डिप्टी सीएम बने फिर अच्छा, हिंट कर सकते हैं। हिंट, योगेश सोनी आपको क्या लग रहा है? योगेश सोनी आपको क्या लग रहा है? इतना जो समय लग रहा है, 2 बड़े नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा वो प्रदेश के हित में। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। आप पार्टी के बड़े पार्टी एक सेकंड मान गए आपको, प्रवक्ता कांग्रेस के दीपक शर्मा जी मान गए आपको कि आप एकदम कसम खा के आए हैं कि 48 घंटे बाद ही मीडिया वालों को हम बताएंगे, लेकिन हमने भी कसम खाया है, आप देख लीजिएगा, जैसे ही फैसला होगा हम आपको टीवी पे दिखा देंगे। चलिए योगेश सोनी जी, आप बताइए कि ये जो मुकेश अग्निहोत्री हैं और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन दोनों नामों में से वो कौन सा नाम होगा जिस पर पार्टी आलाकमान मोहर लगाएगी? क्योंकि दीपक शर्मा जी अभी भी श्योर नहीं, वो कह रहे देखिए 2 नाम हैं जिन्होंने काम किया हिमाचल में, लेकिन उनके अलावा भी कई नाम हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है बैठक में। देखिए मुझे लगता है नाम रेस में तो और भी हो सकते हैं और हैं भी। देखिए प्रतिभा सिंह का तो मामला खारिज हो गया जब उन्होंने कहा कि विधायक में से चुना जाएगा, तो प्रतिभा सिंह जी का तो मामला ही खत्म हो जाता है। बात आ जाती है, हालांकि उनके बेटे का नाम भी उछला था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी मां के निर्णय के आगे कुछ नहीं कहूंगा, जैसा भी कुछ होगा। तो उन्होंने बिना वजह एक अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी, लेकिन खैर उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी सीएम रहे हैं, बड़ी बात है। सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के बीच की बात करें तो देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मजबूती के साथ है, और जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, जब बीजेपी की कट्टर लहर भी रही है उसके बावजूद भी उन्होंने वहां अपनी सीटें निकाली हैं, तो एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत कैंडिडेट है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि वहां पर उनके नाम पे प्रथम मोहर लगेगी और शायद सीएम के रूप में उनको जो है बनाया जाएगा। और अगर उप सीएम की, अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें कुछ 1-2 नाम हो सकते हैं जो चली आ रही है कांग्रेस में, इसलिए चोट करती है। अब देखिए अगर वो मृत्यु हो गई तो क्या उनकी वाइफ या उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ये कहाँ की बात आ गई? और बाकी नहीं, आप खुद देखिए, इसीलिए तो बीजेपी आपको कहती है कि परिवारवाद की पार्टी है। आलाकमान यहाँ पे कितना कमजोर, कितना असहाय महसूस कर रहा है। किसी और डिबेट में बैठे हैं लग रहा है, सब बोल रहे हैं कि प्रतिभा जी नहीं बनेगी, योगेश जी बोल रहे हैं प्रतिभा जी नहीं बनेगी। भाई साहब तो लड़ रहे हैं ना, राजा का बेटा राजा की पत्नी ही महारानी बनेगी, वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो तो वही रहा है ना, यही तो परिवारवाद है। अच्छा ठीक है, विनीत त्यागी के पास चलेंगे। आप दोनों लगता है पर्सनल एक दूसरे को जानते हैं, फोन नंबर भिजवा देंगे, बात कर लीजिएगा। विनीत त्यागी जी, ये जो हिमाचल में हार हुई है गुजरात की, आने वाले अगले साल
9 राज्य बड़े होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 सबसे बड़ा टारगेट है तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस हैं, आप हैं, बीजेपी हैं और आम आदमी पार्टी आज तो इस पैनल में नहीं है, लेकिन वो भी पार्टी है। लेकिन ऐसे में इस चुनाव, क्योंकि एमसीडी को देखिए, आपने एमसीडी में भी काफी चुनाव प्रचार किया है, तो एमसीडी, हिमाचल विधानसभा, गुजरात विधानसभा, इन सब का फुल पैकेज मैसेज अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 9 राज्यों में है और साथ में 2024 के लिए क्या कन्वे हुआ है? देखिए, मैसेज तो बड़ा क्लियर है। मैसेज बड़ा क्लियर है कि गुजरात में तो एक तरफा मैंडेट है, किसी पार्टी का वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। आप देखेंगे कांग्रेस का वहाँ कोई टक्कर में ही नहीं थे। आपस में जो 2-4% की लड़ाई थी वो आप और कांग्रेस लड़ रहे थे दूसरे नंबर के लिए, लेकिन एक तरफा भाजपा 52% वोटों के साथ वहाँ आई है। एमसीडी की जहाँ तक बात है, एमसीडी में 15 साल तक हम रहे, हाई एंटी इनकम्पेंसी थी, ये सब मानते हैं, ये सब ने माना था। और सारे जो आंकड़े थे, आम आदमी पार्टी जिस तरीके के दावे कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 20-25 सीटों में सिमट जाएगी, और सर्वे भी जो दिखा रहे थे कि 50-60 सीट आएगी, हमने वहाँ पर एक अच्छा, मेरे ख्याल से 104 सीट कोई कम सीट नहीं है, एक अच्छी टक्कर हमने वहाँ दी है। कुछ सीटों की कमी रही है, उसके लिए हमारी कमी रही है, तो उसके लिए हम पूरा करेंगे, और ज़्यादा काम और ज़्यादा मेहनत हम दिल्ली में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में केवल यही अंतर है। हम कहते ही हैं, हमारा कार्यकर्ता कहता ही है कि हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाइंड अप का समय है और फाइनल कमेंट तमाम लोगों से ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत दीपक शर्मा जी से, फाइनल कमेंट दीजिएगा, 1 लाइनर। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक लाइन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बता सकते थे आप, मतलब सारा लड्डू खुद खाएंगे आप। आपको खिलाएंगे, नल पे आकर आपको बधाई दूंगा, आपके पास आकर मिठाई खिलाऊंगा और जल्दी ही आपके बीच आऊंगा। बताइए बताइए क्या बोल रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी वचनबद्धता प्रदेश की जनता के साथ हमने जो वादे किए हैं, हम उन वादों को, जो हमने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस के मामले को हम जो है वहाँ पे लागू करेंगे और उसी ढंग से शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, एक लाइन में था जवाबदेही के साथ, जो जनता के साथ हमने ठीक है, फाइनल कमेंट। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगेश जी, फाइनल कमेंट। योगेश जी, फाइनल कमेंट 2024 के लिए भी जोड़ के दीजिएगा। 3 चुनावों में जो हुआ है और आने वाले 9 राज्यों में चुनाव है 2024 के लिए भी, क्या मैसेज है? एक लाइन में दीजिए प्लीज। देखिए प्रीति, ऐसा है कि देश की जनता ने ये तो बताया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती और हिमाचल में कांग्रेस जीती और भाजपा गुजरात में जीती, ये तो तय है कि एक तरफ लहर और एक तरफ चर्चा और एक तरफ वादों का कोई गुंजाइश नहीं है। जहां जो जैसे अपने आप को निभाएगा जनता उसके साथ वैसी चलेगी। ये एक स्पष्ट किरदार जनता ने अपना निभा के ये बात प्रमाणित कर। विनीत त्यागी, फाइनल कमेंट। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप एमसीडी चुनाव देखेंगे, उसमें भी वोट शेयर जो है हमारा पिछले चुनाव से बड़ा है, और हिमाचल में भी हमारा वोट शेयर जो है वो कांग्रेस से थोड़ा सा ही 0.9 कम। फाइनल कमेंट। तो दिल्ली का मैंडेट तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर ठीक से लड़ती तो वहां भी हम सरकार बनाते, और फाइनल मैंडेट यही है कि जो वादे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किए हैं उन वादों को वो पूरा करें, और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हम जैसे पहले काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वैसे ही हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ईशान त्यागी, फाइनल कमेंट। प्रीति जी, हम भी यही चाहते हैं कि जो पार्टियां जीती हैं जिस प्रदेश में और जो एमसीडी में जीती हैं, वो अपने काम को आगे बढ़ाएं और लोगों के जो मुद्दे हैं उनको आगे लेके जाए, और जो पार्टी हारी है उनको वो जाके अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, वो देखें कि क्या कमी रह गई थी और कैसे आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कि जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से झूठे वादे किए थे, उन वादों को सच्चा कर दें और देश में उन्नति आए। बस एक लाइन में था। सर्वेश्वर जी, जल्दी से फटाफट कमेंट दीजिएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो भी हिमाचल में हो रहा है, हिमाचल में लोगों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, वहां के जो एमएलए कांग्रेस के जीत के आए हैं उनको कोई सरोकार नहीं है। कौन सीएम बनेगा इसी की होड़ लगी है, और यहाँ पे कांग्रेस का जो संगठन है वो बहुत ही कमजोर लग रहा है। दूसरी बात, बाकी के राज्यों में जो भी हुआ, बीजेपी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और रही बात बीजेपी के लिए कि गुजरात की जीत, बाकी 2 राज्यों की हार
को एक अलग दिशा दे दिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा बाकी के दो राज्यों की बहुत हार बहुत से। शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और आपने देखा कैसे हिमाचल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा होंगे उस पर सस्पेंस बना हुआ है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स है, जो संवाददाता है, वो कवर कर रहे हैं और यही बता रहे कि बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर लगाएगी पार्टी और उसके बाद पूरे देश को पता चलेगा कि हिमाचल की सत्ता में काबिज कौन होगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी तक बस यही कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर मैंडेट मिला है पार्टी को तो पार्टी भी अपने तरफ से पूरे राज्य को जल्द से जल्द गिफ्ट देती और साथ ही अपने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट करती। लेकिन सस्पेंस और घमासान के बीच लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पिस रही है और कई हमने 2014 के बाद से भी देखा है कि जो पार्टी जो डिसीजन लेती है उसकी कमी काफी देखने को मिला है। लेकिन आगे क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, ये देखना होगा। लगातार इस कवरेज के लिए बने रहिएगा और साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7 देखते रहिए।